हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन अग्रवाल। मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूं और गुजरात के वलसाड़ और वापी जिले में प्रैक्टिस करता हूं। आज आपके लिए एक इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक। आज हम बात करेंगे अस्थमा के अटैक में क्या करना चाहिए, क्या चीज़ों से ये ट्रिगर होता है, और अगर आपको अस्थमा का अटैक है तो क्या क्या चीज़ों को आप करके इसे प्रिवेंट कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट पर हम बात करेंगे कि करना क्या है, क्या चीज़ों से पता चलेगा कि अस्थमा का अटैक है और इसमें बेस्ट पॉसिबल थेरेपी क्या है, कब आपको हॉस्पिटल रीच करने की ज़रूरत है। ये सारे इंपॉर्टेंट और वैलिड पॉइंट्स पर हम बात करेंगे जो कि हर अस्थमा के पेशेंट्स या हर व्यक्ति जिसको सांस का प्रॉब्लम है उन्हें देखना चाहिए और समझने का प्रयास करना चाहिए। अक्यूट अस्थमा का अटैक आज का टॉपिक है। ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल पॉइंट्स लिए हुए होगा, इसलिए रिक्वेस्ट करूँगा कि इसे एंड तक देखें। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग इस कंटेंट को इंग्लिश में देखना चाहते हैं उनके लिए रिसेंटली डॉक्टर नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश करके हमने चैनल स्टार्ट किया। आप उस कंटेंट को इंग्लिश में भी देख सकते हैं। और यदि आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशंस है या कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं हम वीडियोज़ बनाएं या कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज आपकी हैं जिस पर आप चाहते हैं हम उन्हें डिस्कस करें, तो नीचे कमेंट सेक्शन उनके बारे में बताइए, हम डेफिनेटली उन्हें कवर करने का प्रयास करेंगे। बेसिकली अस्थमा एक क्रॉनिक कंडीशन है जिसमें नलियों की जो श्वास कोशिकाएं हैं या ब्रोंकियोल्स है, ब्रोंकस है, ये सब में सूजन आ जाती है जिसकी वजह से एयर का मूवमेंट कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है और जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में तकलीफ़ होती है। तो अस्थमा में ज़्यादातर लोगों को खांसी होती है, वीजिंग होती है, छाती में भारीपन या घबराहट जैसी फीलिंग होती है। ज़्यादातर किसी को अगर अस्थमा है तो उसमें उसको खांसी, वीजिंग होगी, सांस फूलने में, छाती में भारीपन लगने का अनुभव होगा। हम इसे अस्थमा का अटैक तब मानते हैं जब ये किसी इनहेलर से रिलीव नहीं हो रहा है या इनहेलर की ज़रूरत हर 4 घंटे से ज़्यादा में पड़ रही है। यानी कि इनहेलर का नॉर्मल एफिकेसी जो होता है कि वो 4 घंटे तक आपको रिलीफ देना चाहिए। अगर 4 घंटे से भी कम आपको रिलीफ दे पा रहा है तो डेफिनेटली आप उसे अस्थमा के अटैक में कैटेगराइज कर सकते हैं। जब आपका सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो, खांसी, वीजिंग हो रही हो, छाती में भारीपन लग रहा हो, सांस लेने में बहुत तकलीफ आ रही हो जिसकी वजह से आप बोल नहीं पा रहे, खा नहीं पा रहे, सो नहीं पा रहे, इस तरह के अगर सिम्टम्स होते हैं उसे अस्थमा का अटैक मानना चाहिए। और आदमी को सांस इतनी ज़्यादा फूल रही है कि जब भी वो बात कर रहा है तो ऐसा लग रहा है वो सांस लेने की गहरी सांस लेने की कोशिश कर रहा है, तो इस तरह के सिम्टम्स को आप अस्थमा का अटैक मान सकते हैं। अस्थमा का अटैक बहुत सारे ट्रिगर्स और एलर्जन से ट्रिगर हो सकता है, जैसे कि टोबैको का स्मोक है, कोई जानवर के बाल या उसके फर से हो सकता है, डस्ट से, पॉलन से, मोल्ड से जो फंगस होता है, पोल्यूशन से, कॉकरोचेस की वजह से भी हो सकता है, लकड़ियों को जलाने से या घास को जलाने से जो स्मोक होता है उससे हो सकता है, स्किन की इन्फेक्शन और एलर्जी से हो सकता है, एसिड रिफ्लक्स से हो सकता है, ख़राब मौसम की वजह से हो सकता है, और किसी परफ्यूम या स्मेल की वजह से हो सकता है, हाई ह्यूमिड कंडीशन में हो सकता है। इन सारी चीज़ों में अगर कुछ भी अगर आपको है जिसकी वजह से आपका अस्थमा ट्रिगर हो सकता है तो इन सारी चीज़ों को आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है। अब अगर अस्थमा का आपको अगर अटैक आ रहा है तो डेफिनेटली आपके घर पे इनहेलर होना चाहिए जो कि शॉर्ट एक्टिंग इनहेलर होता है। इनहेलर 2 तरीके के होते हैं, एक लॉन्ग एक्टिंग वाला होता है, एक शॉर्ट एक्टिंग वाला होता है। शॉर्ट एक्टिंग वाला इनहेलर को आपके पास रखना है, उसका एक पफ आपको हर 30 से 60 सेकेंड में लेना है। नॉर्मली कई लोग ऐसा होता है कि कंटिन्यूस लेते जाते हैं, वैसा नहीं करना है। उसमें हर 30 से 60 सेकेंड में एक बार आपको अस्थमा के इनहेलर का पफ लेना है। उस समय आप अपना मन और बॉडी को शांत रखिए, बैठ जाइए, लेटने की कोशिश करिए। लेटेंगे तो सांस में तकलीफ ज़्यादा होगी। सीधे बैठ जाइए और पीठ बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए और अस्थमा का इनहेलर का पफ लेके 30 से सेकेंड में या 7 सेकेंड में एक बार उस पफ को लीजिए। मैक्सिमम 10 बार आप पफ को ले सकते हैं। अगर 10 पफ लेने के बाद भी आपके सिम्टम्स में रिलीफ नहीं हो रहा है, आपको सिग्निफिकेंट राहत नहीं मिल रही है, तो फिर आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत होगी। अगर रिलीफ मिल जाता है तो फिर आप थोड़ा वेट करके भी डॉक्टर को बताएं तो चलेगा। पर अगर सीवियर अस्थमा का अटैक है और 10 बार इनहेलर का पफ लेके भी आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है तो डेफिनेटली आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो वैसे कंडीशन में आपको हॉस्पिटलाइजेशन के लिए जाना है। सीधे और इरेक्ट बैठने से आपकी सांस की नलियाँ थोड़ी खुल जाती है, एयर ज़्यादा ईजीली लंग्स में मूव कर पाएगा। आपको थोड़ा काम रखना है। नॉर्मली बॉडी का एक स्ट्रेस रिस्पॉन्स होता है जिसमें आदमी बहुत ज़्यादा या तो घबराता है या भागने की कोशिश करता है। ये दोनों ही हालत में बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स बनते हैं जो कि श्वास की नलियों में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, अस्थमा को ट्रिगर कर सकते हैं। तो इसमें आपको स्ट्रेस हार्मोन से बचना है, तो मन को बिल्कुल काम रखना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते रहना। इसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो है पर्स लिप ब्रीदिंग, यानी मुंह को बिल्कुल पर्स की तरह बना के या नाक के द्वारा सांस लीजिए। अगर मुंह से ले रहे हैं तो बिल्कुल मुंह को बिल्कुल पर्स स्ट्रिंग, पुराने ज़माने में जैसा होता था मुंह जो जिन्हें औरतें पैसा रखने के लिए यूज़ करती थी, छोटा सा पर्स धागे से बांधने वाला, उस टाइप का पर्स का जैसा मुंह होता है वैसा आपको मुंह को रखना है। और एक्सेलेशन यानी श्वास निकालने में लगभग डबल टाइम लगना चाहिए जितना
सांस लेने में लग रहा है। उसी तरह से एक बेली ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी होता है, उसमें भी आप नाक से सांस लीजिए और दोनों हाथों को पेट पर रख लीजिए और कंधों को और शोल्डर्स को बिल्कुल रिलैक्स कीजिए और गहरी सांस लीजिए। श्वास निकालने का टाइम नॉर्मली सांस लेने के टाइम से 2 से 3 गुना ज़्यादा होना चाहिए। इसके अलावा कैफ़ीन एकमात्र ड्रग ऐसा पाया गया है जो कि अस्थमा के अटैक्स को ट्रिगर कर सकता है। एटलीस्ट 4-5 घंटे तक वो आपको राहत दे सकता है। तो अगर आपको अस्थमा का प्रॉब्लम है तो आप कैफ़ीन को ले सकते हैं। चाय कॉफ़ी वगैरह में कैफ़ीन होता है। इसके अलावा कैफ़ीन के स्पेशल मेडिसिन भी आते हैं, उससे आप रिलीफ ले सकते हैं। पर एक्यूट अस्थमा अटैक में उसका जो रिलीफ है वो क्लियर कट डॉक्यूमेंटेड नहीं है, तो इसलिए कैफ़ीन को ऐसे सिचुएशन में आप ट्राई कर सकते हैं, पर कोई क्लियर कट बुक ऐसा नहीं कहती है कि आपको कैफ़ीन लेने से ऐसे सिचुएशन में फ़ायदा होगा। इसके अलावा एक यूकेलिप्टस ऑयल भी है, उसका भाप अगर आप लेते हैं तो भी वो अस्थमा के अटैक में अच्छा माना गया। यूकेलिप्टस ऑयल से अस्थमा के सिम्टम्स में कुछ हद तक रिलीफ मिल सकता है। तो अगर आपको अस्थमा का अटैक है तो आप ये तेल को भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को हफ्ते में 2 से 3 बार का अस्थमा का इनहेलर यूज़ करने की ज़रूरत पड़ रही है तो उसको डेफिनेटली डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है और अटैक्स की सीवियरिटी को कम करने की ज़रूरत है। सारे ट्रिगर्स जिसके बारे में हमने बात की उन्हें अवॉइड करके अस्थमा के ट्रिगर्स को कम करने का प्रयास करना चाहिए। अगर कोई भी अनयूजुअल सिम्टम्स आपको हो रहे हैं जिससे कि आपको ये आभास होता है या आपको ये नॉलेज मिलती है कि आपको अस्थमा का अटैक होने वाला है, तो उन चीज़ों पर ध्यान रखिए और उन चीज़ों पर फोकस करिए। अगर आपको पहले से ही वैसा आभास होने लगता है कि आपको अस्थमा होने लगा है तो उस टाइम पे आप ज़्यादा सतर्क हो जाइए और हॉस्पिटल अगर पहुंच जाए तो ज़्यादा अच्छा है, या इनहेलर वगैरह पास में रख ले तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपका बॉडी वेट ज़्यादा है तो उसको कम करिए। अगर स्मोकिंग आप करते हैं तो उसको कम करिए। हर साल में फ्लू का वैक्सीन लगवाना चाहिए क्योंकि फ्लू कई बार अस्थमा को ट्रिगर करता है और उसकी वजह से जब फ्लू का सीज़न आता है तो ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स होती है। ठंड के महीने में थोड़ा सा आपको ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है क्योंकि ठंडी हवा से या जहाँ वातावरण में बहुत ज़्यादा ठंडी है उसकी वजह से आपकी सांस की नलियाँ थोड़ी इरिटेट होती हैं जिसकी वजह से अस्थमा आपको हो सकता है। कई बार आप ऐसा कर सकते हो, अगर आपको अस्थमा हो तो मुंह में एक स्कार्फ या एक कपड़ा मुंह में रख सकते हैं और उससे गहरी गहरी सांस लीजिए ताकि आपका मुंह थोड़ा गर्म रहे और अंदर की श्वास की नलियाँ भी थोड़ी गर्म हो जाए, ठंडा ना पड़े, जिसकी वजह से अस्थमा का अटैक ट्रिगर हो सकता है। अस्थमा का अटैक लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ होती है। ऐसे समय में हमेशा आपके पास इनहेलर होना ज़रूरी है क्योंकि अगर किसी अस्थमा के पेशेंट को अगर इनहेलर नहीं मिलता है तो जान जा सकती है। तो इसलिए अस्थमा के पेशेंट को हर समय पर अपना इनहेलर लेके घूमने की ज़रूरत है और उसके आसपास वालों को भी पता होने की ज़रूरत है कि उसको अस्थमा का अटैक है या अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो वो एक्स्ट्रा सावधानी रखे, ध्यान रखे ताकि पेशेंट को जब भी अस्थमा का अटैक हो उसकी जान को बचाया जा सके। तो आज के टॉपिक में हमने डिस्कस किया कि अस्थमा का अटैक क्या होता है, क्या चीज़ों से ट्रिगर होता है और कैसे आप इसे बचा सकते हैं, इनहेलर्स को यूज़ करने की क्या फ्रीक्वेंसी होती है और कब पेशेंट को हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आज के टॉपिक में हमने इन चीज़ों के बारे में बात की। यदि फिर भी आपके कोई कमेंट्स, कोई सजेशन है या कोई और चीज़ों के बारे में आप चाहते हैं हम डिस्कस करें अस्थमा संबंधित या कोई और चीज़ों संबंधित, तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए। और यदि आप कोई टॉपिक्स पर वीडियोज़ बनवाना हमसे चाहते हैं तो उसके बारे में भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यदि आपकी कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है जिसे एज अ कार्डियोलॉजिस्ट आप चाहते हैं हम सॉर्ट आउट करें तो आप हमें उनके बारे में बता सकते हैं। हम जितना टाइम परमिट करेगा उन्हें सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिले। और जो लोग इस कंटेंट को इंग्लिश में देखना चाहते हैं उनके लिए रिसेंटली डॉक्टर नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश करके हमने चैनल स्टार्ट किया है, आप उस कंटेंट को इंग्लिश में भी देख सकते हैं।